आज सर्जिकल स्ट्राइक का ब्लॉकबस्टर फ्राइडे इसलिए क्योंकि आज यूपी में धर्मांतरण से लेकर देश में किसानों को डराने की साजिश, डेप्सांग में चीन की साजिश से लेकर पीओके में पाकिस्तान की चुनावी साजिश पर सर्जिकल स्ट्राइक का दिन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी खबर आज की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिश के खिलाफ कैसे योगी स्ट्राइक होने जा रही है। यूपी में शक है कि लव जिहाद की साजिशों के पीछे कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और सिमी का हाथ हो सकता है और इसी के खिलाफ योगी सरकार जल्द सख्त कानून भी ला सकती है। तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं हम लड़की पटाने के लिए, हिंदू की लड़की पटाने के लिए। मुस्लिम लड़की आसानी से पटती नहीं है ना, क्यों? ये उनके अंदर खूबी है, हिंदू के अंदर लड़की अपनी खूबी है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम तोमर। आपका नाम क्या है? अमन चौधरी। अमन चौधरी। अभी तो ये दानिश कह रहे थे, आपका नाम? कौन? इसका नाम दानिश। आपका क्या नाम है? घर का नाम दानिश है। यूपी में लव जिहाद पर सर्जिकल स्ट्राइक। बिना किसी दबाव, बिना किसी को। यूपी में बंद होगी धर्मांतरण की दुकान। धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ योगी की वैक्सीन। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 महीनों के दौरान कभी आकाश, कभी राहुल, कभी शिवम, ये नाम बदलकर हिंदू बेटियों के खिलाफ धर्मांतरण की जिहादी साजिश है। इसी साजिश में यूपी में कई हिंदू बेटियां फंस चुकी हैं। कानपुर तो जैसे लव जिहाद का कैपिटल बन चुका है। एक ही कॉलोनी की 5 से ज्यादा लड़कियां जिहाद की साजिश का शिकार हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं, अपनी बहन तक भी न्यूज पहुंचाना चाहते हैं कि बहन तुम चिंता मत करना, ये परिवार, ये भाई तुम्हारा आखिरी दम तक खड़ा है और ये गैंग के साथ तुमको छुड़ा के ही रहेगा। यूपी में हिंदू बेटियों के साथ जिहादी साजिश के खिलाफ योगी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए योगी सरकार कानून बना सकती है। लव जिहाद के मामलों की वजह से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन सकता है। यूपी राज्य विधि आयोग भी कर चुकी है कानून बनाने की सिफारिश। धोखे से धर्मांतरण पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी जताई थी चिंता। कानपुर में लव जिहाद के 10 से ज्यादा मामलों की एसआईटी जांच जारी है। लव जिहाद के मामलों में पीएफआई और सिमी कनेक्शन का है शक। ये जिहादियों की एक जाहिलियत है जिसकी वजह से वो हिंदू लड़कियों के साथ में धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते हुए उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अब तक मेरठ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद और हरदोई में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां हिंदू नाम रखकर हिंदू बेटियों को फंसाया गया और उन बेटियों को असलियत का पता बाद में चला। धर्मांतरण के खिलाफ कानून आने के बाद उत्तर प्रदेश में धोखा देकर, लालच देकर और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना असंभव हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लव जिहाद के खिलाफ कोई राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं है? लव जिहाद की साजिश रोकने के लिए कोई मजबूत तंत्र क्यों नहीं है? भारत में लव जिहाद के कुल मामलों की जानकारी क्यों नहीं है? आपराधिक मानसिकता से जो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो प्यार के नाम पर इस तरह का कृत्य करते हैं, उनको रोका जा सके। इनके पीछे कहीं कोई संगठन तो नहीं है जो फंडिंग कर रहा है, क्योंकि इस तरह के संगठनों के नाम आते रहे हैं कि वो फंडिंग करते हैं। उसको लेकर एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है। जो भी होगा बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। आपको याद होगा जी न्यूज ने केरल में लव जिहाद के मामलों का खुलासा किया था, जहां पर केरल की निमिषा ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। 2016 में निमिषा ने ईसा से शादी की। 2016 में निमिषा ने कहा पति के साथ श्रीलंका जा रही हूँ। निमिषा ने ईसा से शादी के बाद अपना नाम फातिमा रखा। परिवार को बाद में पता चला कि निमिषा और फातिमा आईएसआईएस की फिदायीन बन गई। इसलिए सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपने देखा लव जिहाद पर योगी स्ट्राइक। अब आपको दिखाते हैं मोदी स्ट्राइक। भारत में किसानों को डराने की साजिश पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल के विरोध पर कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का किसान सब देख रहा है, सब समझ रहा है कि कौन लोग जो है वो किसानों के साथ है, कौन बिचौलियों के साथ है। देश के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, देश के किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है।
देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों को कौन डरा रहा है? देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। किसानों को कंफ्यूज कर रही है कांग्रेस। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश, किसान खेतिहर मजदूर पर घातक प्रहार। किसानों का यह प्रदर्शन उस कृषि बिल के विरोध में है जिस पर कंफ्यूजन खुद प्रधानमंत्री ने दूर करने की कोशिश की और किसानों को समझाते हुए कहा कि यह बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक और उनकी जिंदगी बदलने वाला है। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। तो सवाल है कि किसानों को इस बिल के खिलाफ कौन भड़का रहा है? क्या ये उन बिचौलियों की साजिश है जिन्हें इस बिल के जरिए किसानों का मुनाफा मारने से दूर करने की कोशिश की गई है? इस बिल के बाद अब किसान देश में कहीं भी फसल बेच पाएंगे। रजिस्टर्ड मंडियों के बाहर भी व्यापारी किसानों से फसल खरीद सकेंगे। राज्य के अंदर और एक और राज्य से दूसरे राज्य में फसलों के व्यापार पर रोक टोक नहीं। किसान राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी फसल बेच सकेंगे। फसलों की ढुलाई और मार्केटिंग का खर्च कम होगा। फसलों की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा भी मिलेगी। किसानों को फसलों की कीमत बेहतर मिलेगी। यानी किसान अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपने मन मुताबिक दामों पर अपनी फसल बेच पाएंगे। इससे बिचौलिए खत्म होंगे। लेकिन बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। बिल के विरोधियों का आरोप है कि इस बिल से किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। बिल में कीमत तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल से निजी कंपनियों से किसानों के शोषण का डर है। नए बिल की वजह से किसान मजदूर बन जाएगा, कारोबारी जमाखोरी करेगा। मेरा सिर्फ यही इतनी मांग हमारी पार्टी की या मेरी यही थी कि जी आप कोई चीज़ किसान के भले के लिए लेके आए हैं, तो लग रहा है कि उनका भला नहीं, ये सबसे बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। किसान संगठनों से बात करी होती या कोई कृषि पार्टियों से, कृषि से जुड़ी हुई पार्टियों से बात करी होती तो बहुत सारी और चीज़ें उभर के आती। सरकार ने अध्यादेश लाई है, सबसे पहला काम उसका विरोध करते हैं। नंबर 1 हमारी मांग है कि फसल की खरीदारी की गारंटी हो, MSP बंद नहीं होना चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए। न्यूनतम मूल्य से नीचे कोई फसल की खरीदी जाए, फसलों का काला बाजारी रोकने का कानून बने। कई जगहों पर किसान मोदी सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और कई जगहों पर किसान इस बिल के समर्थन में हैं। इस बिल का विरोध करने वालों को जानना चाहिए कि अपनी मर्जी से फसल बेचने वाला किसान मंडी में टैक्स देने से बच जाएगा और इसका नुकसान राज्य सरकार और बिचौलियों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब राज्य सरकारें मंडी में किसान अगर उपज बेचने आएंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगा सकेंगी। किसान मंडी के बाहर अपनी उपज बेच सकेगा, अपनी मनमर्जी कीमत पर बेच सकेगा। इसके अलावा बंधनों से मुक्त होगा, किसान को और ज्यादा आत्मनिर्भर, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई है। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री जो हैं, उनकी तरफ से भी जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, उसको विपक्ष की किसानों को भटकाने वाली साजिश बताया। मैं समझता हूं कि ये दोनों विधेयक जो कल लोकसभा ने पारित किए, ये किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं।
इन दोनों विधेयकों के लागू होने के पश्चात खेती के क्षेत्र में समृद्धि आएगी, बिचौलियों का सफाया होगा, किसान को प्रतिस्पर्धी और वाजिब मूल्य मिल सकेगा। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अब जो एपीएमसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उससे आज़ाद हो जाएगा। एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर भी वो अपने उत्पादन को मनचाही कीमत पर, मनचाहे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मंडी परिधि के बाहर जो भी व्यापार किसान की फसल का किया जाएगा उस पर न तो राज्य का कोई टैक्स लगेगा, ना ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अपने आप में किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस बिल का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। सभी किसानों को कहना चाहता हूँ, यह कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, यह राजनीतिक हितों के कारण है, निजी स्वार्थों के कारण है। तो लव जिहाद पर योगी स्ट्राइक, किसानों को भटकाने वाले विपक्षी साजिश पर मोदी स्ट्राइक और अब सर्जिकल स्ट्राइक के ब्लॉकबस्टर फ्राइडे में बात बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर खुलासे वाली स्ट्राइक की। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के नाम आने के बाद अब ड्रग्स गैंग की नई हीरोइन के नाम का खुलासा होने वाला है। ये हीरोइन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुई थी और एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक से फिल्म पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स लिए गए थे। क्या अब की बार जेल जाएंगे बॉलीवुड के बड़े स्टार? बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की नई हीरोइन कौन? बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। ड्रग्स पार्टी कर फंस गए छिछोरे। बॉलीवुड के लाइट और कैमरा के पीछे छिपे नशे के पाताल लोक पर यह एनसीबी का सबसे बड़ा एक्शन है और बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग के खिलाफ सबसे बड़ी गिरफ्तारी। ये राहिल विश्राम है। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राहिल विश्राम का सुशांत केस में सीधा लिंक है और सुशांत के घर इसी के नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होती थी। इसके अलावा राहिल बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वाले कई सितारों के भी संपर्क में था। एनसीबी ने हिमाचल प्रदेश के राहिल विश्राम को करीब 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ा है। राहिल के सुशांत केस में गिरफ्तार अनुज केशवानी, कैजान और शौविक चक्रवर्ती के साथ सीधे लिंक पाए गए हैं। राहिल विश्राम के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के रैकेट से जुड़े 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत के साथ संपर्क? हमारे केस में दे आर लिंक। तो क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के बाद ड्रग्स गैंग की नई हीरोइन का खुलासा होने वाला है। ये हीरोइन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुई थी। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म पार्टी में भारी मात्रा में ड्रग्स लिए गए थे। ये पार्टी सुशांत सिंह राजपूत के इसी फार्म हाउस में हुई थी। इस पार्टी में सुशांत के अकाउंट से पैसे खर्च किए गए थे। इसकी बैंक डिटेल्स जी न्यूज के पास है। माना जाता है कि फिल्म की सक्सेस पार्टी में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। रिया चक्रवर्ती और दीपेश ने एनसीबी की पूछताछ में उस एक्ट्रेस के नाम का खुलासा किया है। बॉलीवुड की ये बड़ी अभिनेत्री भी फिल्म की पार्टी में मौजूद थी और अब एनसीबी जल्द ही इस हीरोइन से पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर स्ट्राइक का समय। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान पर ब्लॉकबस्टर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। सबसे पहले चीन की नई चाल आपको बताएंगे।
चीन पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान को 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भी याद दिलाएंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान आज फिर चेतावनी दे रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, गोली का जवाब गोलों से मिलेगा। तो चीन पर हमारा इस वक्त का बड़ा खुलासा, ध्यान से सुनिए आप। चीन की नजर है लद्दाख के डेप्सांग पर। चीन डेप्सांग पर दरअसल कब्जा जमाना चाहता है। जी हां, उसकी विस्तारवादी नीति, उसका अतिक्रमण आप सबसे वाकिफ है। डेप्सांग से ध्यान भटकाने के लिए ही चीन ने गलवान से लेकर पेंगोंग सो तक भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। सोचिए जरा, चीन की नजर डेप्सांग पर और इसीलिए उसने भारत के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई मोर्चे खोले। लेकिन चीन दरअसल ये भूल गया कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बोफोर्स भी तैनात है और इस बार भारत के सैनिक सिर्फ हाथ से गर्दन तोड़ पराक्रम नहीं दिखाएंगे। चीन ने अगर दुस्साहस किया तो चीन को बोफोर्स तोप से भी बड़ा जवाब मिलेगा। चीन ने गलवान में दुस्साहस किया, चीन ने पेंगोंग में दुस्साहस किया। चीन लगातार इन इलाकों में भारत को उकसा रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी असली वजहों का खुलासा हो चुका है। जी न्यूज की टीम इस वक्त लेह लद्दाख में मौजूद है और सेना के सूत्रों से हमारी टीम को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीन असल में गलवान और पेंगोंग में भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसका असली मकसद डेप्सांग इलाके पर कब्जा जमाना है। डेप्सांग भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और चीन ने डेप्सांग में अपनी हलचल बढ़ा दी है। चीन को समझने वाले लोगों के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर चुशूल या पेंगोंग के इलाके में चीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो कहीं और से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये जगह दक्षिण लद्दाख का डेमचौक भी हो सकता है और चुमुर भी, या उत्तरी लद्दाख का डेप्सांग प्लेन और दौलत बेग ओल्डी। डेप्सांग प्लेन में 2013 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में लंबा गतिरोध चला था और डेप्सांग प्लेन पर चीन की बहुत पहले से नजर है। डेप्सांग पर चीन की नजर क्यों है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पुरानी ऐतिहासिक तस्वीर देखनी होगी। यह है दुनिया की सबसे ऊंची दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी। यहाँ भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली C-130 ने देश का गौरव बढ़ाने वाली लैंडिंग की थी। LAC के पास भारतीय वायुसेना की यह सबसे ऊंची हवाई पट्टी डेप्सांग पर चीन की नापाक नजर की पहली वजह है, क्योंकि डेप्सांग से इस DBO हवाई पट्टी की दूरी बहुत कम है। अब आपको डेप्सांग में चीन की नापाक नजर की दूसरी बड़ी वजह भी दिखाते हैं। यह है लद्दाख में डेप्सांग के करीब DS-DBO रोड, जिसकी लंबाई है 255 किलोमीटर। इस सड़क के बनने से सामरिक महत्व का काराकोरम पास भी अब भारतीय सेना की जद में, यानी भारत जब चाहे तब चीन को यहां से चित कर सकता है। इसीलिए चीन ने भारत के खिलाफ प्लान डेप्सांग बनाया। लद्दाख में डेप्सांग का इलाका DS-DBO सड़क से लगा हुआ। चीन डेप्सांग पर कब्जा करके भारत की कनेक्टिविटी को खत्म करना चाहता है। डेप्सांग के मैदान अक्साई चीन से सटे हुए हैं। ये चौड़ा मैदान है जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के हमलों के लिए अच्छी जगह मुहैया कराते हैं। अगर भारतीय सेना यहाँ से आगे बढ़े तो वो अक्साई चीन में घुस सकती है, और अगर चीनी सेना यहाँ से आगे बढ़े तो वो DS-DBO रोड को काट सकती है और उससे दौलत बेग ओल्डी में तैनात भारतीय सेनाएं अकेली पड़ जाएंगी। भारतीय सेना भी इस बात को जानती है, इसलिए तनाव की शुरुआत में ही यहाँ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती कर दी गई है। डेप्सांग पर चीन की नजर इसीलिए भी है क्योंकि डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर चीन के वेस्टर्न हाईवे G219 के बहुत करीब है और यह इलाका तिब्बत को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत 1962 की गलती 2020 में नहीं दोहराएगा। चीन ने डेप्सांग में दुस्साहस किया तो इस बार जवाब बोफोर्स से मिलेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो देखिए, समझिए इस बात को, भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है, चाहे वो गलवान हो, पेंगोंग सो हो या फिर डेप्सांग हो। लद्दाख का हर हिस्सा, हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं, बहुत ही सुरक्षित हाथों में। चीन जहां भी चालाकी दिखाएगा वहां भारत की सेना चीन को सबक सिखाएगी। पराक्रम जबरदस्त होगा।
वैसे भारतीय सैनिकों के शौर्य को अब चीन भी मान रहा है। भले ही यहां भी चीन ने दरअसल आधा सच ही कबूला है, लेकिन चीन ने कम से कम पहली बार तो माना कि हां, गलवान की हिंसक झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे। लेकिन ये संख्या वो आज भी भारत के सैनिकों से कम बताता है। गलवान में हुई हिंसक झड़प पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन का कबूलनामा सुनिए। जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से गलवान घाटी में 15 जून को भारत के 20 सैनिकों की मौत की तुलना में चीन के सैनिक बहुत कम हताहत हुए थे। किसी भी चीन के सैनिक को भारतीय सैनिकों ने पकड़ा नहीं था, जबकि पीएलए के जवानों ने कई भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। ग्लोबल टाइम्स के संपादक को ये सच क्यों कहना पड़ा, इसकी एक ठोस वजह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में गलवान पर बोलते हुए चीन की दुखती नस पर हाथ रखा था। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई। राजनाथ सिंह के इसी बयान के बाद ग्लोबल टाइम्स के संपादक सामने आए और कहा कि वो गलवान के राज से पर्दा हटाएंगे। दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। वैसे ग्लोबल टाइम्स ने आधा सच कबूला है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने खुलासा किया है कि गलवान में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उसने गलवान में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या छुपाने की पूरी कोशिश करी, मगर सबको पता चल गया है कि वहां पर चीन का कितना बड़ा नुकसान हुआ। न्यूज़वीक से भी बहुत पहले जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने जून में ही ये एक्सक्लूसिव जानकारी पूरे विश्व को दी थी कि गलवान में हुई हिंसक झड़प में चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए हैं। 15 जून की रात भारत के जवानों ने, भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। जी न्यूज ने आपको चीन के सैनिकों की कब्रें भी दिखाई थी। चीन की सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया में चीन की पोल खुल गई। तब चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स डैमेज कंट्रोल में लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने गलवान का सच कबूल भी किया, लेकिन आधा अधूरा। लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, देश हित में आज के दिन का इतिहास बहुत मायने रखता है। 2016 में आज ही के दिन यानी 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ था। वो हमला जिसका पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से करारा जवाब मिला था। 4 साल पहले 18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला बोल दिया था। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त कायरो की तरह अटैक किया था। उस समय अधिकतर भारतीय सैनिक अपने टेंट में आराम कर रहे थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों से भयंकर मुठभेड़ भी चली। उरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के अंदर ये ऑपरेशन सोचिए जरा 6 घंटों तक चला। इस ऑपरेशन में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 19 शूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस हमले के करीब 10 दिन बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना का रौद्र रूप दिखाई दिया। भारत के शूरवीरों ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से उरी का प्रचंड बदला लिया। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने उरी का जख्म दिया। भारत के शूरवीरों ने सर्जिकल स्ट्राइक से बदला लिया। पीओके में पहली बार घुसकर भारतीय सैनिकों का प्रचंड प्रहार। हिंदुस्तान की ये स्ट्राइक याद रखेगा आतंकिस्तान। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को
मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था। इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के दिशा निर्देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक का सॉलिड प्लान पहले ही बन चुका था। पराक्रम की तारीख तय हो चुकी थी। 28-29 सितंबर की मध्य रात्रि स्पेशल फोर्सेस के 150 कमांडो पीओके में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। भारतीय सेना के इन कमांडो ने अलग अलग टीम बनाकर पीओके में भिंबर, लीपावैली, केल और तत्तापानी इलाके में हमला बोला। हमारे देश के पराक्रमी योद्धा आतंकवादियों पर काल बनकर टूटे। आतंकियों के कई ठिकाने लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। एक अनुमान के अनुसार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आतंकिस्तान को उरी में आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। पीओके में घुसकर ये सर्जिकल स्ट्राइक रात 12:30 बजे से लेकर सुबह का 4:30 बजे तक चली। इस सर्जिकल स्ट्राइक को सीधे नई दिल्ली के सेना मुख्यालय से ऑपरेट किया जा रहा था। सेना के वॉर रूम में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, तत्कालीन सेना प्रमुख दलबीर सिंह सोहाग स्वयं मौजूद थे और वॉर रूम से सर्जिकल स्ट्राइक की पल पल की जानकारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सर्जिकल स्ट्राइक पर रात भर नजर बनाए हुए थे। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना का यह प्रचंड रूप पहली बार देखा था। पाकिस्तान से उरी का बदला पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको याद ही होगा, पाकिस्तान ने भारत में वैसे तो कई आतंकी हमले कराए, लेकिन 2016 के उरी अटैक के बाद भारत में जिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी, भारत के में एक रणनीतिक बदलाव देखने को मिला। जैसे कि भारत पाकिस्तान को पहले क्या करता था, भारत पहले पाकिस्तान को सबूत देता था, धूर्त पाकिस्तान उन सबूतों को नकारता था। उरी अटैक में भी भारत ने पाकिस्तान को सबूत तो दिए, लेकिन इस बार भारत ने आतंकिस्तान को ताबूत दी, पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की। शुरुआत उरी अटैक के बाद से शुरू हुई। भारत ने पाकिस्तान से घर में घुसकर बदला लेना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का पराक्रमी मंत्र पूरी दुनिया ने सुना। इसके बाद जैश ए मोहम्मद ने 2019 में पुलवामा हमला करने की गलती की। तब भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की। अब मसूद अजहर की हिम्मत नहीं कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले, और इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत के, ध्यान से सुनिएगा, गजराज से बब्बर शेर बनने की शुरुआत। उसमें हमने अपनी फौज को उस चंडिका और दुर्गा रूप में देखा कि अगर बदले पर आ जाए, अगर अपने काम करने पर आ जाए तो कोई लिमिट नहीं है। उस टेररिस्ट को मैसेज चला गया, उस पाकिस्तान को मैसेज चला गया, पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि अगर भारत सह सकता है तो सहन शक्ति के पार जो वो कुछ कर सकता है वो आपके देश में घुस के कर सकता है। देश हित में हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि उरी में आतंकवादी हमले के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि उरी में आज कैसी स्थिति है, उरी सेक्टर में अब सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, उरी के लोग 2016 के इस बड़े हमले को कैसे याद करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब उरी से जी न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है, ध्यान से देखिए। उरी ब्रिगेड पर हुए हमले को आज 4 साल पूरे हुए हैं। ठीक आज ही के दिन 18 सितंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे 4 मिलिटेंट्स ने उड़ी ब्रिगेड, जो नियंत्रण रेखा से केवल 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पर हमला किया था और ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंकते हुए, गोलियां चलाते हुए इस कैंप के भीतर दाखिल हुए थे। जो ग्रेनेड हमले उन्होंने किए थे उसमें जो वहां सेना की बैरक्स बनी हुई थी उनमें आग लग गई थी और भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा था। 19 जवान जो है शहीद हो गए थे। तफसील साहब, 4 साल हो गए उड़ी पे जो हमला हुआ था आर्मी ब्रिगेड पे,
तो अभी 4 साल बाद क्या हालात है? इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और काफ़ी लॉन्च पैड्स जो टेररिस्टों के हैं वो ख़त्म किए गए, और उसके बाद अगर आप देखें कि जितना इन्फिल्ट्रेशन में कितनी कमी हुई है, और बार बार हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो चाहता है कि कुछ लोग भेजें यहाँ पे अमन व हालात ख़राब करें, उसके बाद अगर हम देखें आज के जो हालात है वो काफ़ी हद तक ठीक है उस हिसाब से अगर हम देखें। तो देखिए हालात बेहतर और जिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.